नमस्कार। वी फॉर वुमेन में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज हम बात करेंगे अपने स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी राइट टू फ्रीडम की। वैसे तो इस अधिकार के अंतर्गत हमें 6 अधिकार ऐसे दिए गए हैं जो हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हर अधिकार में एक निगेटिव राइट भी जुड़ा हुआ है। निगेटिव राइट जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस में भी बताया था। आज उन निगेटिव राइट्स को भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यह जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है, गैर नागरिकों को यह फंडामेंटल राइट नहीं मिला है। इस अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार। दूसरा अधिकार है राइट टू असेंबली, पर यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो असेंबली हो वो अनआर्म्ड हो, यानी बिना हथियारों को हो और पीसफुल हो और शांतिमय तरीके से हो। तीसरा अधिकार है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार। चौथा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इन इंडिया, यानी भारतवर्ष में फ्रीली कहीं भी घूमने का अधिकार। आप भारतवर्ष के किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी विशेष परमिट की ज़रूरत नहीं है। पांचवा अधिकार है भारत के किसी भी राज्य में सेटल होने का अधिकार, यानी पूरे भारतवर्ष में आपको यह अधिकार है कि आप कहीं भी रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। अधिकार है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी बिजनेस और ट्रेड, यानी कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करने का आपको पूरे भारत में पूरा अधिकार है। आप जहाँ चाहें वहाँ पे अपना प्रोफेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो प्रोफेशन आप चाहते हैं उसको आप परस्यू कर सकते हैं। यह आपका पूरा अधिकार है। अब हम इन अधिकारों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा अधिकार राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह इन सारे अधिकारों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी अधिकार है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि हमें औरतों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि कम बोलने वाली औरत अच्छी होती है, जो अपनी बातें ना कहे, या हमें चुप रहने को बताया जाता है। हमें यह भी समझाया जाता है कि हमारी भावनाएं हम अपने तक ही रखें, पर यह सारी बातें हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। हालांकि हमें यह फंडामेंटल राइट हमारे स्टेट के अगेंस्ट मिलती है, यानी भारतवर्ष का कोई भी कानून हमसे यह अधिकार नहीं छीन सकता। पर कमाल की बात है, ये सारे अधिकार सबसे पहले हमें हमारे घरों से ही छीने जाते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या ऑब्जर्व किया इन द केस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1985 का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह हमें हमारे देश के अगेंस्ट मिला राइट है, पर अगर ये जो पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किए थे, इन्हें हम अपने जीवन में भी लगा के देखें और अगर इन्हें हम फॉलो करें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। और वैसे भी ये कहा जाता है ना कि शुरुआत किसी भी चीज़ की सबसे पहले तो घर से ही होती है। सबसे पहली चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, अगर आप बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपको सेल्फ फुलफिलमेंट यानी पूर्णता का एहसास देता है। दूसरी बात कि इससे सत्य की खोज होती है, दोनों बातें सही हैं। तीसरा, इट स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी निर्णय लेने का जो एक प्रोसेस है उसमें यह आपको ताकत देती है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी बात को रख सकें। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे घरों में हमें नॉर्मली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, पर अगर हम अपने इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, यानी
अगर हम अपने बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रयोग में लाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी घर का डिसीजन वो एक बेटर डिसीजन की तरह एंड अप हो? शायद आपकी अभिव्यक्ति करने से आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, वो अगर आप अपने घर वालों के सामने लेके आएँ तो उस बात को और अच्छे से माना जा सके। हो सकता है, कभी एक्सरसाइज करिएगा। चलिए, अब अगला जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो क्या था? अधिकार का प्रयोग करेंगे तो यह एक सोशल चेंज और स्टेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। उदाहरण, हमारी जनरेशन और पुराने जनरेशन के विचारों में बहुत अंतर है। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि आज के ज़माने में उतने रेलिवेंट नहीं हैं, जो शायद हमारे दादी या नानी के ज़माने में रेलिवेंट रहे होंगे। एग्जाम्पल, एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, औरतों के लिए शिक्षा का अधिकार। आपके घर में नहीं, आपकी जनरेशन में, आपकी माँ के जनरेशन में शायद ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी औरत को उसके अधिकार, पढ़ने के अधिकार से वंचित किया होगा, पर उस वक्त किसी और दूसरी औरत ने अपने बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग कर यह बात अपने घर वालों के सामने रखी होगी कि एक औरत की शिक्षा पे खर्च करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वह समाज निर्माण में क्या भूमिका अदा करती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं तो वह समाज में परिवर्तन है और जो स्थायित्व है उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, उसके बीच एक संतुलन बनाए रखता है। अगला ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वह यह था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के एक्सरसाइज से जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वह मजबूत होता है। यानी जब आप अपने बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते हैं तो हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको एक स्थिरता प्रदान होती है। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ जनता के चुनाव के द्वारा आपका नेता चुना जाए। इसी तरह लोकतंत्र का एक्सरसाइज हम अपने घर में भी कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बात है तो घर के हर सदस्य से वो चीज़ें पूछी जाएं। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार हो और निर्णय उस पे हो जिस पे परिवार के ज़्यादातर लोग जिस बात पे सहमत हों। यही चीज़ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस तरह सबसे ज़्यादा जिसे वोट दिया जाता है वह पार्टी शासन गवर्न करती है, उसकी देखभाल करती है, उसको चलाती है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ नेगेटिव राइट्स भी जुड़े हुए हैं। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं? कोई भी ऐसी बात जो देशद्रोह के अंदर आती हो, ऐसी कोई भी बात जो हमारे देश की एकता और अखंडता को खंडित करती हो, कोई ऐसी बात जो पब्लिक डिसेंसी और मॉरलिटी के खिलाफ हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या डिफेमेशन हो, यानी कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो उसके खिलाफ कोई बात हो, या किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति का जो डिफेम करे, यानी आप उसके खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोल सकते। यहाँ एक बात और सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत देशद्रोह, यानी आप ऐसा क्या बोल सकते हो जो कि देशद्रोह के कैटेगरी में आ सकता है और आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आप कानून के द्वारा स्थापित गवर्नमेंट के खिलाफ हेटेड यानी घृणित बातें करते हो, या आप जनता के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन और संतुष्टि का भाव पैदा कराना चाहते हो, यह देशद्रोह होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट और देशद्रोह में। जब आप किसी भी गवर्नमेंट के क्रियाकलापों को क्रिटिसाइज करते हो, यह एक लोकतंत्र का पार्ट है। पर अगर आप जनता के मन में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हो तो वह देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली की। इस अधिकार के अंतर्गत आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप गैर हथियारों के अहिंसक तरीके से यानी शांतिमय तरीके से आप कोई भी असेंबली
किसी भी पब्लिक प्लेस पे कर सकते हो। पर यह ध्यान देने योग्य है कि यह वॉयलेंट ना हो, हिंसक ना हो, और यह पब्लिक पीस यानी जनता जो शांतिमय तरीके से रह रही है उस चीज़ को हार्म ना करे। पर इसका नेगेटिव राइट क्या है? पहली यही कि यह असेंबली भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं हो। दूसरा, जब सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज होता है यानी धारा 144 सीआरपीसी लगाई जाती है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अभी कोविड के समय का समझ सकते हैं। कोविड के समय हमने यह सुना कि धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 सीआरपीसी है क्या? इसके तहत राज्य को अधिकार है कि अगर उसे कहीं भी लगता है कि किसी पब्लिक लाइफ, दंगे या फसाद या लोगों की सुरक्षा के आधार पर इस रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना ज़रूरी है तो वह रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है। अतः इसी अधिकार के अंतर्गत एक धारा 144 लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ बात पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी की थी। हम बात करते हैं अपने अगले अधिकार की, टू फॉर्म एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, पब्लिक फर्म, सोसाइटी, क्लब, ट्रेड यूनियन, यह सब एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है जहाँ कुछ व्यक्ति बॉडी, एक लीगल बॉडी फॉर्म करते हैं। यह आपको पूरा अधिकार है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलकर यह एसोसिएशन फॉर्म कर सकें, जिसका भी राइटफुल और लॉफुल ऑब्जेक्टिव हो। जो भी काम कर रहा है वो कानून के दायरे में आता है तो आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं। पर इस अधिकार के अंतर्गत राइट टू स्ट्राइक नहीं आता, यानी आप एसोसिएशन बनाइए, यह तो आपका अधिकार है, पर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। सेकेंडली, योर पर्पस शुड नॉट बी अनलॉफुल, यानी आपका जो भी पर्पज़ है एसोसिएशन बनाने का वह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अब हम अगले राइट की बात करते हैं, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कहीं भी आने जाने का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, या आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें भी जो नेगेटिव राइट है, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि जहाँ भारत की एकता, अखंडता, जहाँ पब्लिक पीस, हेल्थ की बात आएगी, वहाँ राज्य रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो इसी तरह हमने यह देखा कि जब कोविड का समय था तो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए स्पेशल पास की ज़रूरत थी, जो कि इसी अधिकार के जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर आता है। इसको हम दो तरीके से भी समझ सकते हैं। आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सिर्फ भारत के अंदर जो आपका मूवमेंट है, यानी भारत के अंदर जो आपका आने जाने का अधिकार है उसी को कवर करता है। बाकी भारत के बाहर यानी विदेश जो आने जाने का अधिकार है वह आपका जीने के अधिकार, उसके अंतर्गत यह बात आती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की, यानी आपको यह अधिकार है कि पूरे भारत में आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। पर यहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस संविधान के तहत हमें है वह यह है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के कस्टम, कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ के जो ट्राइब हैं, उनके कस्टमरी रूल का आप प्रोटेक्शन करेंगे। पर इसमें एक नेगेटिव राइट यह है कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए कुछ एरिया बैन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें वेश्यावृत्ति से संबंधित लोग या ऐसे लोग जो कि बार बार गैरकानूनी काम करते हों, ऐसे लोगों के लिए उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को कर्ब किया जा सकता है, यानी उसे रोका जा सकता है। इसी अधिकार के अंतर्गत जो अगला अधिकार आता है वह है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आपको यह अधिकार है कि आप कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। पर इस अधिकार के अंतर्गत जो नेगेटिव राइट है, यानी यह ध्यान देने योग्य है कि आप जो भी प्रोफेशन, जो भी बिजनेस या जो भी ट्रेड फॉलो कर रहे हो वह गैर कानूनी ना हो, असंवैधानिक ना हो, या कोई ऐसा प्रोफेशन ना हो जिससे देश को हानि पहुंचती है। एग्जाम्पल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी औरतों और बच्चों को गलत तरीके से बेचा जाना। दूसरा,
ड्रग डीलिंग आप सब समझते हो, या एक्सप्लोसिव में डीलिंग, यह इसके अंतर्गत आपके नेगेटिव राइट्स हैं। जैसा कि स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आपने देखा कि यह सारे अधिकार कितने एक्सक्लूसिव हैं, कितने सही हैं कि अगर आप अपने रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में इन्हें थोड़ा थोड़ा अपने घर परिवार, अपने सोसाइटी के बीच भी फॉलो करते हैं तो आप एक पॉजिटिव सोशल चेंज देख सकते हैं। तो कोशिश करिए, जो भी मैंने आपको राइट टू फ्रीडम यानी आपकी स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत जो चीज़ें बताई हैं, आप उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने परिवार व अपने समाज में प्रैक्टिस करना सीखिए, उन्हें इस्तेमाल करना सीखिए, जो कि न सिर्फ आपके परिवार में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा बल्कि समाज में भी एक चेंज लेके आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।